बुलडोजर का इंसाफ। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बुलडोजर जस्टिस, कम्युनल पॉलिटिक्स और नासिक टीसीएस केस को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। एक तरफ एमआईएम कॉर्पोरेटर मतीन पटेल के खिलाफ इलीगल कंस्ट्रक्शन के नोटिस दिए गए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एमआईएम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक करार दे दिया है। और इस पूरे मामले के बीच एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो आज मुल्क भर में डिस्कस हो रहा है, क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर इल्जामात लगते ही किसी को सियासी और समाजी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। पूरा मामला नासिक के टीसीएस ऑफिस से शुरू हुआ था। फरवरी में एक हिंदुत्व ग्रुप ने पुलिस से शिकायत की कि टीसीएस के बीपीओ ऑफिस में काम करने वाली एक हिंदू लड़की को इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और धीरे धीरे केस को रिलीजियस कन्वर्जन और सेक्सुअल हरासमेंट के एंगल के साथ पब्लिक नैरेटिव में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि टीसीएस के 147 एम्प्लॉइज वाले ऑफिस में अंडरकवर कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर भेजा गया था, जहां कई दिन तक सीक्रेट मॉनिटरिंग की गई। बाद में इसी ऑपरेशन को लीगल एक्शन का बेस बताया गया। इस केस में कुल मिलाकर 9 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 8 लोगों को अक्यूज बनाया गया है। इनमें दानिश शेख, शफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमून, अश्विनी छैनानी और निदा खान के नाम शामिल हैं। निदा खान का नाम सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में रहा। कई मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने उन्हें एचआर मैनेजर और मास्टरमाइंड बताया, लेकिन बाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया कि निदा खान किसी भी अथॉरिटी पोजीशन ने है ही नहीं और ना ही वो एचआर मैनेजर थी। निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल नासिक सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। पुलिस का इल्ज़ाम था कि उन्होंने कंप्लेनेंट को बुर्का दिया, रिलीजियस बुक्स दी और मोबाइल में इस्लामिक ऐप्स इंस्टॉल करवाई। डिफेंस का कहना था कि उनके खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर है और एलिगेशंस लिमिटेड हैं। उनके लॉयर ने कोर्ट में ये भी कहा कि निदा खान प्रेग्नेंट है और अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं। साथ में को नासिक सिटी पुलिस ने निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के नारेगांव एरिया से अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक वो एमआईएम कॉर्पोरेटर मतीन पटेल के बंगलों में रुकी हुई थी और यहीं से सियासत और तेज हो गई। बीजेपी मिनिस्टर नीतीश राणे मीडिया के सामने आए और उन्होंने एमआईएम पर सीधा हमला बोल दिया। राणे ने कहा कि एमआईएम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का कंपैरिजन ओसामा बिन लादेन से करते हुए कहा कि जो काम अल-कायदा करती थी वही काम अब एमआईएम कर रही है। राणे ने यह भी डिमांड की कि जिस तरह पीएफआई पर बैन लगा था उसी तरह एमआईएम पर भी बैन लग जाना चाहिए। इन बयानों के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। एमआईएम लीडर ने इसे हेट स्पीच करार दिया और कहा कि बीजेपी मुस्लिम सियासत के डिमोनाइज करने की कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ने भी राणे के इस बयान की निंदा की और कहा कि इस तरह की जबान कम्युनल टेंशन को बढ़ाती है। इसी बीच औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मतीन पटेल को शो कॉज नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया है कि पटेल की कुछ प्रॉपर्टीज, जिनमें वो बंगलो भी शामिल है जहां निदा खान एलिजिडली रुकी हुई थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मेयर समीर राजूकर ने कहा कि अगर पटेल सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते तो स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन प्रूव होने पर महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत पटेल की कॉरपोरेटर मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी और उसकी प्रोसीडिंग भी शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा लीगल सवाल खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2024 में बुलडोजर जस्टिस पर एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि किसी अक्यूज्ड या मुल्जिम या फिर जिस पर शक हो उसकी प्रॉपर्टी को पनिशमेंट के तौर पर डिमोलिश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ऐसे एक्शंस इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू शेल्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी थी, कम से कम 15 दिन के प्रायर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा, डिमोलिशन का रीजन क्लियर मेंशन किया जाएगा, वीडियोग्राफी होगी और सीनियर ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग होगी। लेकिन मतीन पटेल को रिपोर्टेडली सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया है। इसी वजह से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के खिलाफ है। पटेल ने लोकल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और 15 दिन का वक्त मांगा है ताकि वो अपना जवाब दे सकें और कोएर्सिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिल सके। इस पूरे मामले में एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है। एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने दिया है। महाराष्ट्र यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन्वेस्टिगेशन में किसी ऑर्गेनाइज्ड लव जिहाद या कॉर्पोरेट जिहाद कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस ही नहीं मिला है।
APCR ने कहा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और पब्लिक नैरेटिव में काफ़ी गैप है। रिपोर्ट में कंसर्न जताया गया है और मीडिया कवरेज और कम्युनल लैंग्वेज की वजह से मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को स्टिग्मेटाइज किया गया और वर्कप्लेस इंटरेक्शंस को कम्युनल रंग दिया गया है। यानी एक तरफ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, एलिगेशंस प्रूव ही नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्पीचेस, मीडिया ट्रायल्स और बुलडोजर नोटिस पहले ही शुरू हो चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया में क्या किसी पर इल्ज़ाम लगना ही उसकी सियासी पहचान, उसका मजहब और उसकी प्रॉपर्टी भी टारगेट बन जाएगी, या फिर कानून वही रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। फिलहाल नासिक TCS केस सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये अब इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स, मीडिया नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और बुलडोजर जस्टिस के डिबेट का एक नया सिंबल बन चुका है। इस पर आपकी प्रक्रिया क्या है, आपका क्या नज़रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।